रसम माथा तक। होटल में वो कुछ खा रहा है। अनु जी वो करण मैन वाला सॉन्ग चलवा सकते हैं। जय जिनेन अनु जी, करण प्रज्ञप्ति वाला सॉन्ग आप प्ले कर दीजिए। जी आंटी। अपना जो सॉन्ग है ना करण प्रज्ञप्ति वाला, वो एक बार आप प्ले करवा दीजिए। अच्छा वो आरजू दी तो लीव कर दिए और मेरे पास वो वाला है नहीं अभी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। तो अभी शुरू वैसे करें। भी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं वैसे। अच्छा। हाँ। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय आप।
जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब वन बाय वन पहले सबसे पहले आपकी जो भी डाउट है वो कृपा करा दीजिए, तो कितना समाधान हो पाएगा करने का भाव रखते हैं। आंटी एक बार अनुज्ञा ले लें। जी अनुज्ञा ले लें एक बार। हाँ बिल्कुल। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। सर। आप एक एक करके प्रश्न कृपा करा दीजिए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुलिस्तान स्वरूप का क्वेश्चन पूछना था। उसका हाँ बोलिए। स्थिति द्वार का जो 12 गुण स्थान का समय है, वो जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। उसको अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर मुहूर्त करना है क्या? संभावना पूरी यही है, उसको अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर मुहूर्त करना है। ठीक है, जय वो जिनेन्द्र। संभावना नई बुक में करेक्शन हो गया है, अगर पुरानी हाँ हाँ। बुक्स इसमें करेक्शन आप एक बार कर लीजिए, अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर मुहूर्त रहेगा। और भी ऐसा कोई है करेक्शन पुरानी बुक के लिए? संभावना अभी मुझे ध्यान में यही है, अब अपन करेंगे, अगर बाई चांस ध्यान आता है तो बताने का भाव रखती हूँ मैं आपको। ठीक। कौन से पेज में है ये? दीदी क्या करेक्शन करना है? क्या करेक्शन करना है? स्थिति जो बताई हुई है 12 गुण स्थान की, वो अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, ये संभावना हमारा पेज नंबर 39 है, गुण स्थान स्वरूप का पेज नंबर 39। उस पर 12वें गुण स्थान की स्थिति को आप अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ सर बोलिए। इसी में अपने पेज नंबर 37 पे गुणस्थान स्वरूप में चौथे की उत्कृष्ट स्थिति दी हुई है ना, 33 सागरोपम छाजेरे। जी इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है ना, अनुत्तर विमानवासी देव मनुष्य में उत्पन्न होने के पश्चात उत्कृष्ट जितने चौथे गुण स्थान में रह सकते हैं उतना काल छाजे चाहिए। तो वो पहले का कर सकते हैं ना, अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने के पहले जब है तब वो निर्मय समय है, तो उस समय, अच्छा सॉरी, इच्छा में दुगड़म गलती हो गया मेरा। आएंगे तो बाद में फिर चौथे गुण स्थान में नहीं रहेंगे, मैंने समय दृष्टि की अपेक्षा से सोच लिया था। ठीक है, तब वो निश्चित ही वो मतलब छठे सातवें आठवें गुण स्थान में होंगे। हाँ, अगर उनको काल करके वहां जाना है तो 33 सागरों में वही जीव जा सकता है जिसका आयुष्य छठे सातवें गुण स्थान में बांधा है और वहां से काल कर रहा है वो जीव। ठीक। जय जिनेन्द्र। अनादि जय सपरिवर्तित का अर्थ किसी पाक्षिक से लेना अपने को। अनादि सपरिवर्तित, कभी न कभी वो आप अनादि किस सपरिवर्तित। पूछ रही है? आप देखिए, हमारे जो चार भंग है उसमें जो अनादि सपरिवर्तित है, इसका मतलब हम लगभग ऐसा बताते हैं कि कोई जीव अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है और उसने अब पहली बार ही शपथ श्रेणी का आरोहण किया है। मतलब उसने प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम से उसको क्षयोपशम आया, क्षयोपशम से उसने शायिक प्राप्त किया और अंतर मुहूर्त में ये सारी जो प्रक्रिया है वो अंतर मुहूर्त में हो गई और उसके बाद उसने शपथ श्रेणी आरोहण करके वो मोक्ष में चला गया। तो उसको उस भंग की अपेक्षा हम अनादि सपरिवर्तित बोलते हैं। नहीं, इसमें पहले गुण स्थान में दिया है अनादि मिथ्या दृष्टि भवसिद्धिक जीवों की अपेक्षा। हाँ अभी तक समय को प्राप्त नहीं किया है, तो इसको कृष्ण जी पाक्षिक मान सकते हैं अपन।
उत्कृष्ट क्या मान सकते हैं भैया? शुक्ल पाक्षिक और कृष्ण पाक्षिक है ना। जी तो शुक्ल पाक्षिक या कृष्ण पाक्षिक, इसमें इसको कृष्ण पाक्षिक मान सकते हैं क्या अपन, कि कभी न कभी तो शुक्ल पाक्षिक बनेगा ही। देखिए, वो जब शुक्ल पाक्षिक बन गया उसके बाद भी उसका असत कल्पना से मान लीजिए कि शुक्ल पाक्षिक का जो हमारा समय है वो 1000 साल का है। जो हम अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलते हैं उसको असत कल्पना से आप 1000 साल मान लीजिए। अब पहले कृष्ण पाक्षिक था अनादिकाल से, वो शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद भी 1000 साल में जब मात्र अंतर मुहूर्त बचा है तब तक वो मिथ्यात्व में है, वो मिथ्या दृष्टि है। उसके बाद इस अंतर मुहूर्त में उसने अपना सारा प्रक्रिया जो हमने अभी बोला, प्रथमोपशम, शयोपशम, फिर शायिक प्राप्त किया और उसके बाद शपथ श्रेणी का आरोहण किया और आरोहण करके वो मोक्ष में मतलब सिद्धि गति को प्राप्त कर लिया। तो इसकी अपेक्षा पहले गुण स्थान का अनादि सपर्यवसित भंग घटित होता है कि एक बार अगर वो पहले गुण स्थान से बाहर निकल गया तो अब वो कभी भी पहले गुण स्थान में इंटर नहीं होगा। देखिए, इसके 3 भंग आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अनादि अपर्यवसित, जो अभवी जीव है वो पहले गुण स्थान में अनादिकाल से हैं और वो अनादि काल तक मतलब अनंत काल तक उसी में रहने वाले हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे। अब एक होते हैं सादी सपर्यवसित, जो हमारा तीसरा भंग है कि एक बार कोई जीव शुक्ल पाक्षिक हुआ, शुक्ल पाक्षिक होने के अंतर मुहूर्त में उसको प्रथमोपशम प्राप्त हो गया। अब वो आगे के चौथे, पांचवें, छठे या सातवें जहां पे भी गुण स्थान है वहां पर चला गया, लेकिन अभी उसका काल बहुत बाकी है तो वो वापस से पहले गुण स्थान में प्रवेश किया। तो उसकी अपेक्षा पहले गुण स्थान की साधी होती है। अब पहले गुण स्थान में आने के बाद वो हाईएस्ट कितने समय तक रह सकता है, तो वो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक पहले गुण स्थान में रह सकता है। फिर उसको नियमा बाहर निकलना है और आगे उसको शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष में जाना है। तो उसकी अपेक्षा हमारा सादी सपर्यवसित का भंग घटित हुआ। अब ये जो हमारा बीच वाला अनादि सपर्यवसित है वो भवी जीव उन भवी जीवों की अपेक्षा कि जो शुक्ल पाक्षिक हो गए, लेकिन अभी शुक्ल पाक्षिक का जो ये हमने असत कल्पना से 1000 साल माना है अर्ध पुद्गल परावर्तन को, उसमें मात्र अंतर मुहूर्त कम रहे, इतने समय तक भी वो पहले गुण स्थान में है। मतलब अनादिकाल से तो है ही, उसके बाद शुक्ल पाक्षिक होने के बाद भी इतने समय तक पहले गुण स्थान में है। अंतिम अंतर मुहूर्त में बाहर निकले और अब वो कभी भी पहले गुण स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, तो उसकी अपेक्षा ये अनादि सपर्यवसित भंग घटित है। भैया क्लियर हुआ आपको? तो इसमें क्या नहीं, अंतिम अंतर मुहूर्त में जैसे बोले ना, जिन जीवों का संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक शेष है उन्हें कृष्ण पाक्षिक कहते हैं। जी तो मतलब वो कभी न कभी मोक्ष तो अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसा मान सकते हैं अपन इसको। बिल्कुल, जो भवी जीव है वो कभी न कभी मोक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे ये हम निश्चित और नियमा नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो अच्छा, जीव शुक्ल पाक्षिक हो गया है वो नियमा अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा। मैं ये लाइन लिखा हुआ है ना मेरे पास, इसलिए मैं पूछ रही थी कि जिन जी जीवों का संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक शेष है वे जीव कृष्ण पाक्षिक है, लेकिन वह कभी न कभी मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बरोबर है ये लाइन, बिल्कुल बरोबर है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ओके ओके, धन्यवाद दीदी। इसमें ये अभी आपने जो बताया ना अनादि सपर्यवसित का, तो वो अंतिम अंतर मुहूर्त ही लेना है कि सम्यक तो प्राप्त किया या उससे देखिए, हमको अनादिकाल से उसको पहले गुण स्थान में ही रखना है और जब वो पहले गुण स्थान से निकले तो वो सीधा मोक्ष ही प्राप्त होगा। मतलब लगभग संभावना पूरी ऐसी रहती है कि उसका जब अर्ध पुद्गल परावर्तन का अंतर मुहूर्त बाकी रहा तब वो बाहर निकले और वो डायरेक्ट सारी प्रक्रिया करके और मोक्ष में चला जाए। मतलब वो उसके अंतिम अंतर मुहूर्त तो लेंगे, उसके पहले 66 सागरोपम नहीं ले सकते कि 66 सागरोपम तक वो सम्यक में ही रहा अंतिम जो है और उसके बाद सीधे मोक्ष में चला गया, वो भी ले ये ऐसा मना नहीं है। मतलब उसका ये जो भंग घटित करने का मूल कारण है हमारा कि वो एक बार जब मिथ्यात्व से बाहर हुआ तो वो वापस से कभी भी मिथ्यात्व में नहीं आएगा। तो अनादि सपर्यवसित, और सपर्यवसित मतलब उसने अब पहले गुण स्थान का अंत कर दिया। अब
अगर आप 66 सागरोपम तक रखते हैं तो 66 सागरोपम में हम निश्चित नहीं कह सकते कि जो जीव के भाव होते हैं वो अप एंड डाउन हो या ना हो। और जब हम आकर्ष द्वार और आगे के द्वार करते हैं तो उससे संभावना ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी अनादि सपर्यवसित के लिए 66 सागरोपम रहे। और एक बार पूछ के बताने का जरूर भाव रखती हूँ मैं कि 66 सागरोपम तक भी कोई अनादि सपर्यवसित का भंग घटित हो सकता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। दीदी परिसर जो है ना 22 परिसर, तो उसको क्या, जी उसको याद करने का क्या तरीका है, जो 22 परिसर हम लोग जो नाम याद रखने का? देखिए 22 परिचय के नाम याद रखने का मेन तो उसको आपको ध्यान ही देना पड़ेगा कि भगवान, हम साधु भगवान को देखते हैं, साधु भगवान के क्या क्या परिचय हो सकते हैं। जैसे उनका भूख है, तृष्णा है, मच्छरों का काटना है, ये तो अचेल है, 4-5 परिसर, हाँ स्त्री है। जी, तो आप उसको ऐसा लिंक करके याद करेंगे ना तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। फिर आप कर्मों के अकॉर्डिंग भी उसको याद कर सकते हैं कि वैदिक कर्म के कारण कौन से परिचय आते हैं, दर्शनावर्ण के कारण कौन से परिचय आते हैं, मोहिनी के कारण कौन से परिचय आते हैं, अंतराय के कारण कौन से परिचय आते हैं, तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। पर याद करना पड़ेगा आपको। इसको सीरियली तो कोई जरूरी नहीं है ना याद करना, सीरियली तो कोई जरूरी नहीं है याद करना। कोशिश कीजिएगा कि हम उसको क्रम से याद करें तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप याद कीजिए अभी एक बार, जब अच्छे से याद हो जाए तो फिर आप उसका क्रम पक्का कर लीजिए। अच्छा दीदी, और दीदी उद्वलना और विद्यात को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? दोनों एक जैसा लगता है, उद्वलना और विद्यात संक्रमण। उद्वलना और विद्यात, अच्छा ये कृपा कराइए आप मुझे कि उद्वलना का मतलब क्या होता है कि सत्ता उखाड़ना को नहीं, हाँ, सत्ता पूरा से खत्म हटा कर देना। देना, पूरा हाँ, सत्ता खत्म कर देना, उसको बोलते हैं हम उद्वलना। उद्वलना में क्या हुआ कि जीव ने ये जो हमारा निषेध बना हुआ है उसको टारगेट किया। पहला स्थिति कंडक लिया और उसको घात किया, फिर दूसरा स्थिति कंडक लिया उसको घात किया, तीसरा स्थिति कंडक लिया उसको घात किया, और अंतिम स्थिति कंडक को घात करके पूरी की पूरी सत्ता को खत्म कर दिया। इस प्रक्रिया को हम उद्वलना बोलते हैं। लेकिन जो विद्या संक्रमण होता है उसमें कोई भी टारगेट फिक्स नहीं होता है। प्रदेशों को कभी यहाँ से उठाया, कभी यहाँ से उठाया और कभी यहाँ से उठाया, और उनको खाली उसने अपवर्तना करी या संक्रमण किया, तो इसके द्वारा कभी भी स्थिति कम नहीं हुई। इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जो हमारा एकेंद्री है जो भव स्वभाव से हमारी 14 प्रकृतियों की उद्वलना करता है, नरक द्वीप, देवद्वीप, वैक्रीचौक, और तेवकाय वायुकाय का जीव है तो मनुष्य द्वीप और उच्च गोत्र की उद्वलना कर देता है। तो वो क्या करता है कि वो टारगेट फिक्स करता है कि पहले मुझे इस स्थिति कंडक को हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है। तो वो पल्लियोगम के असंख्यातवें भाग में ये पूरी की पूरी स्थितियों को हटा करके और अपनी सत्ता इन प्रकृतियों से रहित कर लेता है। लेकिन जो नरक का जीव है, सातवीं नरक का जीव या कोई भी नरक का जीव, वो जीव कभी भी एकेंद्री का बंद करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन वो एकेंद्री को कभी भी उद्वलना के द्वारा नहीं हटाता है, वो उसका कंटिन्यू विद्या संक्रमण करता रहता है। तो 33 सागरोपम जो कि पल्लियोपम से बहुत बड़ी हमारी एक संख्या कह दीजिए या एक बहुत बड़ा फिगर बोल दीजिए कि पल्लियोपम की असंख्या विभाग से 33 सागरोपम बहुत बड़ी स्थिति होती है, उसमें भी वो एकेंद्री को सत्ता से नहीं हटा पाया। क्यों नहीं हटा पाया? क्योंकि उसने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया था। काम उसने बहुत किया है, 33 सागरोपम तक कंटिन्यू विद्या संक्रमण कर रहा है, लेकिन वो अपनी सत्ता से इस एकेंद्री या बाकी जो भी प्रकृतियां उनको हटा नहीं पाया है। उद्वलना में स्थिति कंडक फिक्स होते हैं, उनको टारगेट बना बना के उनका घात होता है, इसलिए पल्लियोपम के असंख्यात भाग में हमारा सारा सत्ता से रहित किया जाता है। आपको क्लियर हुआ ये चीज? हाँ हाँ दीदी, समझ में आ गया। तो जय दीदी जी इसमें जो गुरुदेव, एक बार हाँ, हाँ ठीक, वो विद्यार्थ संक्रमण एक बार अच्छे से समझाइए ना, वो क्लियर नहीं है मेरा। देखिए विद्या संक्रमण का मतलब क्या होता है कि जिन गुण स्थानों में जो प्रकृतियां बंद योग्य नहीं है
उन प्रकृतियों का, या जो भव स्वभाव या गुण प्रत्यय से नहीं बन रही है, उन प्रकृतियों का विद्यात संक्रमण होता है। विद्यात का मतलब है कि उनका संक्रमण तो हो रहा है, प्रदेशों का ट्रांसफर भी हो रहा है, लेकिन कोई भी स्थिति निर्धारित नहीं है, कोई भी जगह फिक्स नहीं है कि इसी जगह से या इतना ही हम कंडक्ट लेके और संक्रमण कर रहे हैं। वो पूरी स्थिति में से कहीं पर भी हो सकता है। तो इतने समय तक उस जीव ने प्रदेशों को संक्रमित किया उस विद्या संक्रमण के द्वारा, पर उसकी स्थिति सत्ता कम नहीं हुई। इस प्रक्रिया को हम विद्या संक्रमण बोलते हैं। एक मिनट चुप। मेरा एक उद्वलना डाउट है। उद्वलना में दीदी भाव स्वभाव से का जो पॉइंट है ना उद्वलना में, भाव स्वभाव से तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। भव स्वभाव से मतलब जो एकेंद्री का जीव है वो नरक जीव को नहीं मानता है, देव जीव को नहीं मानता है, वैकृत चोक को नहीं मानता है। तो भव स्वभाव से उन प्रकृतियों को उसको अपनी सत्ता से हटाने का एक कहते ना कि ये उसको मिला है कि वो भव स्वभाव से इन प्रकृतियों को अपनी सत्ता से हटा देगा। तो वो अपना टारगेट फिक्स करता है और इतना इतना काम करके पल्योपम के संख्यात्मक भाग में अपनी सत्ता खत्म कर देता है। तो ये तो उसकी सत्ता में नहीं है ना, ये सत्ता में नहीं है तो ये फिर क्यों हटा रहा है ये? नहीं, किसने नहीं, सत्ता तो रहती है ना, एकेंद्री की सत्ता तो होती है। अच्छा ये बताइए कि वायुकाय का जीव वैकृत शरीर बना सकता है? हाँ बना सकता है। अगर बिना सत्ता के कोई जीव वैकृत शरीर बना सकता है क्या? नहीं, सत्ता तो रहेगी तभी बना सके। जी, तो सत्ता तो होती है, उसके बाद ही उसको हटाया जाता है। अगर कोई वायुकाय में पल्योपम का संख्यात्मक भाग रह गया तो वो कभी भी उसके बाद वैकृत नहीं बना सकता है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात्मक भाग में उसको वैकृत शरीर की सत्ता को हटा देना होता है। अच्छा ठीक है। मेरा एक डाउट है, पेज जी नंबर 29 गुणस्थान स्वरूप की। जी बोलिए। पॉइंट नंबर 4 जी उपसमक श्रेणीवर्ती में कहीं भी काल करने से अथवा 5 से 11 गुणस्थान में कहीं भी काल करने से चौथे गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। फिर जी 5th पॉइंट में लिखा हुआ है उपसमक श्रेणीवर्ती अर्थात 8 से 10 गुणस्थान वाले एवं 11वें गुणस्थान उपशांत मुंह वाले काल करने में सर्वात। तो दोनों में अलग अलग कैसे? चौथा दोनों एक ही था, दोनों एक ही है, एक खाली में हमको तो है दोनों एक ही चीज है, खाली हमको समझना इतना है। एक तो काल करके चौथा गुणस्थान प्राप्त कर रहा है, एक सर्वार्थ सिद्ध में जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको थोड़े बहुत आते हैं, सर्वार्थ सिद्ध में कौन सा गुणस्थान होता है साहब? सर्वार्थ सिद्ध वाला होता है आंटी ये कोर्स में भी है हमारी 13वें 14वें चैप्टर में। हाँ, नहीं आंटी को बोलने दीजिए प्लीज। आप बताइए कि सर्वार्थ सिद्ध में कौन सा गुणस्थान होता है? 12 आराम से गुणस्थान तो चौथा ही रहता है ना। हाँ गुणस्थान तो देवता का तो चौथा ही होता है। हाँ देवता का चौथा ही होता है। हाँ, हम जब भी कोई चीज को पढ़े ना तो लिंक कीजिए। आपने इसके पहले भी पढ़ाई की, जो हमारे 5 अनुत्तर विमानवासी देव है वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ और ये भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि देवता और नरक में 1 से 4 गुणस्थान के अलावा कोई भी गुणस्थान नहीं होता है। नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि गुणस्थान है तो नियमा कौन सा गुणस्थान होगा उन जीवों को? 8 से 7 एक नहीं 1 से 14 तक 14 नहीं सॉरी सिर्फ चौथा, क्योंकि उनमें गुणस्थान ही 1 से 4 है। अब पहली बार हम लिखे हैं कि अगर कोई भी जीव काल कर रहा है उपशमक श्रेणी में तो कहाँ जा रहा है? चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान, हाँ ये तो गुणस्थान वाला वो सर्वार्थ सिद्ध भी तो होने में बाधा नहीं है ना। अच्छा ठीक है, ठीक अब समझ में आ गया। जी कोई बात नहीं। ठीक एक बार विसंयोजना का मतलब समझा दीजिए ना। विसंयोजना का भी अगर हम एक तरह से अर्थ करें तो जैसे हमने अभी उद्वलना समझी है ना कि सत्ता से रहित हो जाना, सत्ता से रहित कर देना। तो जो हमारे सन्नी पंचेंद्रीय पर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव है उन जीवों को जब 28 की सत्ता होती है मोहनी करने की, मतलब सारी प्रकृतियों की सत्ता होती है। अब जो अनंता अनुबंधित चतुष्क है
उस अनंतानुबंधी चतुष्क को A4 को वो जीव अपनी सत्ता से हटा देता है पूरा का पूरा। तो इस को हम विसंयोजना का नाम देते हैं। अच्छा। मतलब अनंतानुबंधी की सत्ता पूरी की पूरी हमारे किसी भी जीव के ना रहे, जो सन्निहित पंचेंद्रिय और पर्याप्त जीव होते हैं वो ही ये काम कर सकते हैं, और जब ये पूरी सत्ता हट गई तो उसको बोलते हैं हम विसंयोजक। मतलब अनंतानुबंधी को उसने अपनी सत्ता से हटा दिया। अच्छा, और वापस से ये जब क्रिएट हो जाएगी तब? जब इसको ये A4 का क्षय भी तो बोलते हैं ना, क्या नहीं बोलेंगे इसको? क्षय बोलेंगे या विसंयोजन बोलेंगे? देखिए ना, ये दोनों अगर देखा जाए समझा जाए एक ही चीज है। आप A4 की विसंयोजना बोलिए या A4 का क्षय बोलिए, दोनों का काम एक ही है कि हमारे सत्ता से अनंतानुबंधी चौक हट गया। अभी बुक में क्षय लेकिन बोलते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, संयोजना तो विसंयोजना वापस बोलने आ से हम सकती है ना कंफ्यूज हो सत्ता? जाते हैं कि क्या होगा विसंयोजना। विसंयोजना में देखिए सत्ता वापस आ सकती है ना? शास्त्रों में हमारी भाषा लिखी हुई है, उसमें विसंयोजना ही बोला हुआ है, इसलिए हम भी यहाँ पर इसको विसंयोजना ही बोलते हैं। बुक में तो लेकिन विसंयोजना वर्ड कहीं नहीं दिया, 6 वर्ड ही दिया है। ठीक है, पुराने अगर कभी हम पढ़ते थे, मतलब हम लोगों ने भी जब पढ़ा तो हम पहले विसंयोजना ही पढ़े। विसंयोजना और क्षय में कोई भी अंतर नहीं है। क्षय बोलिए या विसंयोजना बोलिए, मूल में हमने अनंतानुबंधी को अपनी सत्ता से हटा दिया है। अच्छा तो दीदी, एक विसंयोजना भी लिख सकते हैं ना, बुक में तो जैसे 6 वर्ड दिया हुआ तो विसंयोजना भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो मना नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किताब में जो हमारे पास, जो हमारी बुक में शब्द है वो लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किताब में तो 6 दिया हुआ है वर्ड किताब में विसंयोजना। क्षय दिया है, अभी पढ़ाते तो विसंयोजना बोलते हैं बीच बीच में, तो समझ में नहीं आ रहा था इसलिए पूछे। जी जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। जो लोग कभी पहले पढ़े हुए हैं या पुराना अभी हम आगे भी कुछ पढ़ेंगे तो उसमें विसंयोजक और विसंयोजना या संयोजक, मतलब जब वापस अनंतानुबंधी का बंद होता है पहले समय, तो उसको संयोजक जीव बोलते हैं। तो ये शब्द आएंगे तो कभी ये शब्द आते भी तो कंफ्यूज नहीं होना, क्षय और विसंयोजना को एक ही समझना है हमें। ओके जी जी। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा, बंध उदय और सत्ता को मतलब कैसे क्लियर करें? अचानक जैसे कुछ क्वेश्चन आता है तो कई बार कंफ्यूजन में उदय व सत्ता में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए मैं एक प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे। ये बताइए कि स्थिर का बंध विच्छेद, उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद कहाँ पे होता है? स्थिर का बंध विच्छेद, सत्ता विच्छेद और उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद कहाँ होता है, बताइए। फोर्टीन तक है सत्ता तो। सत्ता 14 में कहाँ तक? चरम तक होगी ना? द्विचरम समय, द्विचरम। देखिए मेरा एक निवेदन रहेगा आपसे सभी से, जो प्रश्न पूछा है अगर वो ही आंसर दें तो ज्यादा श्रेयकर है। तो कृपा कराइए, बाकी सब एक बार के लिए मौन रहिए। जिन्होंने प्रश्न पूछा है प्लीज वो कृपा कराएं कि बंध, उदय और सत्ता कहाँ तक है इसका। आंटी आपका नाम बोल सकते हैं आप, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है? मैं आपसे छोटी हूँ, कविता नाम है मेरा। कविता जी आप बोलिए कि बंध कहाँ तक है स्थिर का, उदय कहाँ तक है और सत्ता कहाँ तक है? वही सत्ता तो 14 तक के रहेगी, और बंध 14 में एक बार क्लियर करते जाइए कि 14 में कहाँ तक रहेगी? चरम समय तक होगी ना ये तो। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो स्थिर है ना, ये हमारी पुद्गल विपाकनी प्रकृति है या जीव विपाकनी प्रकृति है? जीव विपाकनी। नहीं, शरीर के अरे पुद्गलों को स्थिर, ये पुद्गल विपाकिनी है। पुद्गल विपाकनी, तो क्या 14 के चरम समय में कोई भी पुद्गल विपाकनी प्रकृति हो सकती है? नहीं, वो तो 13 में ही वो हो जाती है।
अरे देखिए, कंफ्यूज मत होइए, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। सत्ता में 13वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का सत्ता विच्छेद नहीं होता है। हम्म। तो ये होगी 14वें में, लेकिन 14वें के द्विचरम समय में जितनी भी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां होती है वो सारी की सारी 14 के द्विचरम समय में सत्ता विच्छेद में चली जाती इसमें है। क्या बोलते हैं वो हुआ है क्या, संक्रमण, स्त्रीबुक संक्रमण हुआ है क्या? हाँ, इस प्रकृति का स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा ही क्षय होता है, जी क्योंकि ये अंतिम समय पे नहीं रहती है। 14 के अंतिम समय पे जो भी प्रकृति आपके पास है वो सारी हमारी जीव विपाकनी होंगी। तो इसका सत्ता विच्छेद होता है 14 के द्विचरम समय में। अब कृपा कराइए कि उदय विच्छेद कहाँ होता है? स्थिर का उदय विच्छेद बोलिए सर, कविता जी। हाँ, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें एक। हाँ, देखिए, अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप बंध, उदय और सत्ता अच्छे से कर लिए। अब एक नए तरीके से अभी थोड़े दिन आप रिवीजन कर सकते हैं, या एग्जाम के बाद आप शुरू कर सकते हैं ऐसा रिवीजन, कि आप प्रकृति लिखिए, ज्ञानावरणी लिखिए, बंध लिखिए, उदय लिखिए और सत्ता, उदीर्णा लिखिए और सत्ता लिखिए। और अब प्रैक्टिस कीजिए कि ज्ञानावरणी का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 1 से 10 तक, मतलब इसका बंध विच्छेद 10वें गुण स्थान में होगा। ज्ञानावरणी का उदय कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 1 से 12 तक, मतलब 12वें गुण स्थान में इसका उदय विच्छेद होगा। उदीर्णा कहाँ तक होती है ज्ञानावरणी की? तो 12वें के एक आवली का जब शेष रहती है तब तक। ये ध्यान रखिएगा कि उदीर्णा का नियम क्या है, कि उदय आवली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को उदय समय में डालना, इसको हम उदीर्णा बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर करके अगर आपने ये ऐसा फेरा तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको चीजें अच्छे से आएगी। फिर बोलिए कि सत्ता कहाँ तक होती है? तो 1 से 12, मतलब 12 के चरम समय में ही हमारा ज्ञानावरणी का सत्ता विच्छेद और उदय विच्छेद एक साथ हो। जी एक एक प्रकृति लिखिए, हर प्रकृति को इन चारों पर आप घटित कीजिए, तो आपको ये एकदम अच्छे से और क्लियर होगी, और ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि बंध में क्या है, उदय में क्या है, उदीर्णा में क्या है और सत्ता में क्या है। जी। अच्छा, कोई प्रकृति अगर बोले, स्त्री वेद की प्रकृति कितनी प्रकृति है? स्त्री वेद 9 में उदय है ना स्त्री वेद का, कितने हाँ, प्रकृति से उदय वेद है? नहीं नहीं नहीं, वापस से प्रश्न बोलिए आपका। 9वां गुणस्थान में स्त्री वेद की प्रकृति है, जो कितनी प्रकृति क्या है वो उदय विच्छेद? स्त्री वेद में कितनी प्रकृति का सत्ता है? उदय सत्ता है, उदय सत्ता, उदय। नहीं नहीं, एक बार आपका आपका नाम बोलिए और मुझे प्रश्न क्लियर कीजिए। अगर हम अरे सिर्फ, मेरा नाम तो आप जानते हो रति भाई, मैं ट्रेन में हूँ अभी, रतलाम जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है आंटी, तो मेरी बात वो ना, सुनिए। स्त्री वेद का आप पूछ रहे हैं, तो स्त्री वेद का बंध विच्छेद दूसरे हाँ, गुण, उसका उदय में कितनी उदय प्रक्रिया विच्छेद, है? मैं सोच रही हूँ स्त्री वेद में कितनी प्रक्रिया का उदय है? स्त्री वेद में कितनी प्रकृतियों का उदय है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ, नहीं, एक्चुअली ये आप लोगों का कोर्स में नहीं है और ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी कॉमन क्लास में बताने का भाव नहीं रखती हूँ मैं। आप जब रतलाम पधारेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो वो बात अलग है। नहीं तो स्त्री वेद का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में, उदय विच्छेद 9वें गुण स्थान में, उदीर्णा विच्छेद भी अगर इसका उदय 9वें तक, नवा तक तो है, जो तीन उदीर्णा इसकी प्रकृतियां 9वें गुण वो। स्थान में चलेगी, और स्त्री वेद का सत्ता विच्छेद भी 9वें गुण स्थान में ही होता है, अगर शपथ श्रेणी की अपेक्षा बात करें। नहीं तो इसका 11वें तक होती है। अच्छा, ठीक। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ये पेज नंबर 99 पे जो स्त्री बुक संस्करण का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको समझाइए। कौन सी वाली बुक का कह रहे हैं आप? ये कर्म ग्रंथ वाली का।
कर्म प्रज्ञप्ति का बंद 99 उदय पेज। सत्ता, बंद उदय सत्ता की बात कर रहे हैं आप? नहीं, स्थिबुक संक्रमण वाली जो नहीं 99 पेज है। जो 24 से 29 वाला है उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ 24 से ठीक है, 29। ठीक है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? ये जो स्थिबुक संक्रमण का जो बता रखा है उसमें लिखा ना 12 गुणस्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो और एक संख्यतम भाग शेष है, तब जीव घाती कर्मों की स्थिति को 12 गुणस्थान का अवशेष काल के बराबर कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो 12वां गुणस्थान है हमारा, असत कल्पना से इसको 12वां गुणस्थान मान लीजिए पूरा। अब यहाँ पे जो हमारे घाती कर्म कौन कौन से बचे हुए हैं? 3 घाती कर्म बचे हैं इस गुणस्थान में। ज्ञानावरणी बचा है, दर्शनावरणी बचा है और अंतराय बचा है। क्योंकि 10वें गुणस्थान में जीव ने मोहनी को खत्म कर दिया और उसके बाद जीव ने प्रवेश किया 12वें गुणस्थान में। तो इसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय बचे हैं। अब 12वें गुणस्थान में जीव धीरे धीरे आगे चल रहा है और ऊपर स्थिति घात के द्वारा, वो कंडक के द्वारा इन प्रकृतियों का, मतलब ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का और अंतराय का स्थिति घात करता हुआ आ रहा है। अब जब 12वें गुणस्थान का एक संख्यतम भाग बचा, मतलब इतना समय बचा, तब उसने ये सारी प्रकृतियां खत्म कर दी। ऊपर की जो सत्ता थी, जो बहुत बड़ी सत्ता थी, उसको खत्म कर दिया। अब 12वें गुणस्थान का जितना समय है उतना ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों प्रकृतियों की स्थिति सत्ता का समय बचेगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक समय आगे बढ़ता जाएगा और इन प्रकृतियों का क्षय करता जाएगा। यही बात आपकी इस बुक में लिखी हुई है। क्लियर हुआ साहब? हाँ ठीक है, ठीक। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि ध्रुव बंधनी में, ध्रुवोदय में स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ लिया गया है ना? स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, जैसे जीव है, दांत है, ऐसे लिया गया है ध्रुवोदय में। तो ध्रुव बंधनी में भी तो ले सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से बनती है। देखिए, ध्रुव बंधनी इसलिए नहीं ले सकते हैं। ध्रुव बंधनी का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृतियां अपने बंध विच्छेद काल के पहले पहले निरंतर सभी जीवों को बंधती रहे, हमेशा बंधती रहे, उसको बोलते हैं हम ध्रुव बंधनी। अब अगर किसी जीव ने स्थिर का बंध किया तो उस समय पे वो जीव अस्थिर नहीं बांध सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी अपोजिट प्रकृति है। हम दीदी पढ़े स्थिर में तो ये आया ना कि जैसे दांत हमारे स्थिर है और जीभ अस्थिर में, इस तरह से। और शुभ में स्थिर हो गया और पांव की जगह अशुभ हो गया वो। नहीं, लेकिन ये इन प्रकृतियों का नियम होता है कि अगर स्थिर बंध रहा है तो वो अस्थिर को नहीं बनने देगी, और अस्थिर बंध रहा है तो वो स्थिर को नहीं बनने देगी। बंध में या तो स्थिर होगा या अस्थिर होगा। लेकिन नाम प्रकृति में तो हम लोग स्थिर अस्थिर तो ऐसे बोलते हैं ना, जीभ है, दांत है, और शुभ अशुभ में सिर है, पैर है, नामकरण की प्रकृति में। ये उदय की अपेक्षा बात होती है हमारी कि उदय में स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ हमेशा क्या होता है? ये ध्रुव उदय है। लेकिन बंध में ये ध्रुव बंधनी नहीं है, क्योंकि स्थिर होगा तो अस्थिर नहीं बंधेगा और अस्थिर होगा तो स्थिर नहीं बंधेगा। तो जैसे कि इसको मैं खाली एक छोटे पॉइंट में समझा देती हूँ, आगे आने वाला है ये आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि कोई लब्धि अपर्याप्त एकेंद्री का बंध कर रहा है। क्या बंद कर रहा है? लब्धि अपर्याप्त एकेंद्री। जब कोई जीव लब्धि अपर्याप्त एकेंद्री प्रायोगिक 23 का बंद करता है नामकर्म की प्रकृति, तो उसके अंदर कोई भी जीव स्थिर का बंद नहीं कर सकता है। वो जीव हमेशा किसका बंद करेगा? अस्थिर का। तो बंध की अपेक्षा या तो जीव को स्थिर बंधेगी या जीव को अस्थिर बंधेगी। और जब वो कोई जीव देव प्रायोगिक प्रकृति को मानता है तो वो कभी भी अस्थिर को नहीं मानता है। वो क्या मानता है? वो स्थिर का ही बंध करता है। तो इस अपेक्षा से ये होता है कि या तो स्थिर बंधेगा या अस्थिर बंधेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि स्थिर और अस्थिर एक साथ बंधे। इनका नियम ऐसा ही है कि अगर स्थिर बंधेगा तो अस्थिर का बंध नहीं हो सकता है, और अस्थिर बंधा तो स्थिर का बंध नहीं हो सकता है। लेकिन उदय में स्थिर और अस्थिर हमेशा हर जीव को रहे, इसलिए ये ध्रुव उदय, लेकिन ध्रुव बंधनी नहीं है।
ठीक है दीदी। और देव प्रायोगी में अयश कीर्ति का नामकरण का बंद कर सकते हैं ना, कर्म ग्रंथ के अनुसार देव प्रायोगी बंद करते समय अयश नाम कीर्ति का, नामकर्म का, अयश कीर्ति नामकर्म का बंद कर कोई सकते हैं। कोई बाधा तो नहीं, देव को उसके तो हम लोग है बाद ना यश के हिसाब से जानते हैं ना, मतलब देव प्रायोगी को तो हम लोग यश करते हैं ना उसका, तो कि देव प्रगति अच्छी है देव, तो अयश ये कैसे होता है? जो परमाधामी देव होते हैं, जो 3 किल्बिशी देव होते हैं, हाँ उनको उदय की बात छोड़ दीजिए, अगर उनके प्रायोगिक कोई प्रकृति बन रही है तो फिर वो अयश कीर्ति बन जाएगी। तो फिर भी अनादे की कैसे संभव हुआ? अनादे नामकम का बंद नहीं करते, अनादे में तो ग्रहण करने योग्य नहीं है ना, अनादे मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो फिर उस अपेक्षा से तो परमाधामी देव किल्विसिक देव तो अनादे नामकम का बंद करते होंगे, क्योंकि उनकी स्थिति तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक मिनट, वो अगर प्रकृति का बंद कर रहे हैं तो वो अनादि का बंद कर सकते हैं। अगर वो प्रकृतियों का बंद कर रहे हैं, मतलब देवता हैं और देवता एक केंद्रीय प्रायोगिक प्रकृति बांध रहा है, तो वो अनादि का बंद कर सकता है, मना नहीं है। अगर देवता है और वो तिर्यंच प्रायोगिक प्रकृति का बंद कर रहा है तो वो अनादि का बंद कर सकता है, मना नहीं है। लेकिन कोई जीव अगर देव प्रायोगिक प्रकृति बांध रहा है, जैसे मनुष्य है या तिर्यंच है, वो देवता का बंद कर रहे हैं तो वो अनादि का बंद नहीं कर सकते हैं। अनादि का मतलब होता है कि जिनकी अवस्था ग्रहण करने योग्य नहीं है। और नॉर्मल अगर हम बोलते हैं तो हम सब क्या चाहते हैं, अगर कोई जीव काल धर्म को प्राप्त हुआ तो हम क्या कहते हैं कि वो देव गति को प्राप्त हुआ, देवलोक गमन हो गया। नॉर्मल हमारी भाषा क्या होती है, मतलब वो अवस्था अगर चारों गति में हम देखा जाए तो चारों गति में सबसे श्रेष्ठ गति जो बताई हुई है वो बताई हुई है देव गति को। मतलब वहां वो जब हमारा ज्यादा पुण्य होता है, अगर मनुष्य श्रावक है या साधु है तो वो किसका बंद करते हैं, देव का। देव देव का। एक अपेक्षा से देव गति को अपेक्षा से आगे ही बताया हुआ है कि वो अवस्था ग्रहण करने योग्य है। इसलिए देव गति अगर कोई बांध रहा, चाहे परमाधामी की बांधे या, लेकिन उसमें यश और अयश ये दोनों चीज हो सकती है, उसमें बाधा नहीं है। तो उनको बांधते हुए यश भी बन सकता है और अयश का भी बंध हो सकता नहीं, लेकिन तो अनादय का बताया ना है। कि अनादय अनादि का कैसे बांधेंगे? देव प्रायोग्य प्रकृति को बांधते हुए अनादि का बंध नहीं होता है। नहीं, देवता अगर एकेंद्रीय प्रायोगिक प्रकृति या तिर्यंच मनुष्य प्रायोगिक प्रकृति बांधे तो वो अनादि का बंध कर सकते हैं। देव का। जी जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो 24 से 29 वाला अध्याय है उसमें सादी अनादि प्ररूपणा उदय की, जी उसमें पेज नंबर 49 है, वहां पे लिखा है कि कोई भी जीव लगातार उत्कृष्ट असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक ही आहारक रह सकता है। बिल्कुल। मतलब उतने काल तक वो अनाहारक नहीं बना, इसका मतलब हाँ। यही है ना। तो क्या जी। कोई जीव इतने काल तक अनाहारक नहीं बना तो उसके अनुपूर्वी का इस समय उदय नहीं होगा? हाँ तो देखिए, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक अनुपूर्वी का उदय नहीं होना, मतलब समझ नहीं आया मुझे। बता देती हूँ मैं। काय स्थिति कभी किया हुआ है आपने? नहीं थोड़ा मोड़ा ध्यान है भाभी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ऋजु गति होती है और एक वक्र गति होती है। जी जी। ये तो अच्छे से सुना हुआ है कि ऋजु गति क्या होती है और वक्र गति क्या होती है। हाँ। तो कोई जीव अगर ऋजु गति से उत्पन्न हो रहा है, मतलब जीव ने यहाँ पर काल किया और जस्ट यहाँ उत्पन्न हो गया सिर्फ एक समय में। ऋजु गति हमेशा कितने समय की होती है? एक समय। तो कोई जीव ने ऋजु गति से काल किया, वो यहाँ पे आहार लेकर के और काल करता है। ये एक नियम होता है कि जीव जब भी काल करता है वो क्या होता है? आहारक। जी। और जैसे ही वो उत्पन्न हुआ, जिस भी जगह पर जाकर उत्पन्न होगा, पुनः वो क्या करेगा? आहार करेगा, आहारक रहेगा। अब ये जो जीव ऋजु गति से काल कर रहे हैं वो नियमा पूरी टाइम क्या है? आहारक। उनको कभी भी बीच में अनाहारक अवस्था नहीं आएगी।
अब ऋजु गति, ऋजु गति, ऋजु गति, ऋजु गति, इतना जीव कितने समय तक काल कर सकता है? तो ऐसा जीव असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल तक कर सकता है। तो भाभी उनका फिर उतने समय में अनुपूर्वी का उदय होगा ही नहीं। अनुपूर्वी का उदय तो हुआ ही है, अनुपूर्वी का उदय तो हुआ ही है। नहीं, नहीं हुआ ऐसा। अनुपूर्वी का उदय कब होता है? जब जीव को मोड़ के द्वारा गति करना है, और जब जीव मोड़ के द्वारा गति करेगा और वो अनाहरक होगा, तभी जीव को अनुपूर्वी नामकरण का उदय होता है। अच्छा, ये बात तो आज ऋजु पता गति काल करने वाले जीव को न तो वो अनाहरक कहलाएगा और न ही उसको अनुपूर्वी नामकरण का उदय होगा। ये एक बात पूछना था, इसमें ये मारणांतिक समुत्थात करके जाने से भी अनाहरक नहीं होगा ना? मारणांतिक समुत्थात करके यदि वो वक्र गति से भी जा रहा है तब भी तो वो अनाहरक नहीं होगा। देखिए, मारणांतिक समुत्थात करते समय वो अनाहरक नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि मारणांतिक समुद्घात में जो हमारे आत्म प्रदेश है, उसने हमारी आत्मा को नहीं छोड़ा हुआ है, मतलब हमारे शरीर और हमारी आत्मा से कनेक्टेड है, तो उसको वो मुड़ेगा, मुड़ने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसमें अनुपूर्वी नामकर्म का उदय की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं बोल रही थी खाली इसलिए पूछ रही थी कि खाली जैसे वो ऋजु गति से भी करे, मतलब ये कारण नहीं होना कि मारणांतिक समुद्घात से भी तो वो काल कर सकता है असंख्य अनंत असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक के लिए बीच में जो ले रहे हैं अपने, वो मना नहीं है कुछ भी। मारणांतिक समुद्घात करके भी काल करे तो कोई बाधा नहीं है। खाली ऋजु गति ही नहीं मतलब है ना। जब भी वो उत्पन्न होगा तो वो ऐसा उत्पन्न होगा कि वो अनाहरक अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, बस ये कह रहे हैं। ठीक है। तो दीदी ऋजु गति से जाएगा, समझ लीजिए वो अभी तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में गया, वो नेक्स्ट टाइम ऋजु गति से गया, तो क्या वो मनुष्य अनुपूर्वी नहीं कहलाएगा? वो तिर्यंच से आपने शायद अनुपूर्वी की परिभाषा में पढ़ी होगी कि इसको कौन सी प्रकृति बोली हमने? क्षेत्र विपाकनी। हाँ पढ़ा है। क्षेत्र में ही अपना प्रभाव दिखाती है, और क्षेत्र में भी कब प्रभाव दिखाती है? जब उस जीव को कहीं पर भी टर्न होना है, मतलब उसको मुड़ना है। अगर उसके आत्म प्रदेश सीधा सीधा जा रहे हैं, आकाश प्रदेशों की समान श्रेणी में गति कर रहे हैं, तो उसको अनुपूर्वी नामकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसको टर्न होके या कहीं पे मोड़ के द्वारा कहीं उत्पन्न होना है, तो उस समय अनुपूर्वी नामकरण का उदय होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि क्या नपुंसक वेद का उदय पुरुष वेद के बंध में कारण बनता है? ये अभी इसमें आया था, तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि क्या पूछना चाह रहा है इसमें। प्रश्न वापस बोलिए शायद बार आप। क्या नपुंसक वेद का उदय पुरुष वेद के बंध में कारण बनता है? नपुंसक वेद का उदय पुरुष वेद के बंध में कारण बनता है। देखिए, अगर कोई जीव नपुंसक वेदी है तो वो पुरुष वेद का भी बंद कर सकता है, स्त्री वेद का भी बंद कर सकता है और पुरुष वेद का भी बंद कर सकता है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो बंद करे सही, पर करने में, तीनों का बंद करने में बाधा नहीं है उसको। ये प्रश्न पूछने का क्या औचित्य हमको कुछ समझ ही नहीं आया। नपुंसक वेद का उदय पुरुष वेद जी, के आपने ये प्रश्न डाला था क्या? आप अपेक्षा कृपा करा दीजिए एक बार। उसमें मैंने रीजन भी मेंशन किया था कि रीजन ये था कि वेद के उदय के कारण ही वेद का बंद होता है। अच्छा, मतलब इनका भाव ऐसा है कि जब तक वेद का उदय है तब तक ही वेद का बंद होगा, चाहे पुरुष वेद का उदय हो, चाहे स्त्री वेद का उदय हो, चाहे नपुंसक वेद का उदय हो। जैसे ही जीव का बंद और खत्म हुआ, उदय खत्म हुआ, वैसे ही उसका बंद भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि पुरुष वेद का जब बंद विच्छेद होता है तब स्त्री, पुरुष और नपुंसक इन तीनों का उदय विच्छेद भी वहीं पे हो जाता है। ये संभव आगे का कोर्स है, क्षमा याचना, ये आप लोगों को आगे आ जाएगा। यहाँ पे आप इतने ही समझिए कि पुरुष 90 गुण स्थान तक कंटिन्यू वेद का बंद चल रहा है और वेद का उदय है, तो इसका बंद और उदय दोनों एक दूसरे के कारणभूत है। आंटी, एक ना 62 पेज की टिप्पणी समझानी है और 72 पेज की टिप्पणी समझानी है। 62 पेज की टिप्पणी,
जीव की गुणों की प्राप्ति के लिए उद्वलनानुवित गुण संक्रमण करता है, परंतु वहाँ उद्वलना संक्रमण के साथ गुण संक्रमण भी करता है, उसकी यहाँ विवेचना नहीं की गई है। देखिए, उद्वलनानुवित गुण संक्रमण, एक्चुअली ये हमारा शपथ श्रेणी का विषय है, लेकिन आप लोगों को आया है तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। उद्वलना आप सबको पता है कि उद्वलना क्या होता है? हाँ जी बात। आप गुण संक्रमण आपको पता है कि गुण संक्रमण क्या होता है? हाँ हाँ जब हमने उद्वलना और गुण संक्रमण दोनों को जोड़ दिया, क्या करा? उद्वलना और गुण संक्रमण दोनों जब साथ में होंगे तो इसको बोला जाता है उद्वलनानुवित गुण संक्रमण, कि जिसमें उद्वलना भी हो रही है और गुण संक्रमण भी हो रहा है। इन शॉर्ट, जब जीव उद्वलना करता है तो इतने प्रदेशों को जब उसने उठाया तो इन प्रदेशों को दूसरी प्रकृति में वो कम डालता है और स्वयं के जो नीचे के स्थिति स्थान है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डालता है। इसीलिए उद्वलना में हमको टाइम लगता है पल्योकम का असंख्यात्वाभाव। उद्वलनानुवित गुण संक्रमण में जब वो प्रदेशों को उठाता है तो जितने ये क्या? आश्रमायासना, ये अब हम बता रहे थे कि उद्वलना में पल्योकम का असंख्यात्वाभाव लगता है। जब जीव गुण संक्रमण करता है तो जैसे उद्वलना में दूसरी प्रकृति में कम डाला जाता है, स्वयं की प्रकृति में ज्यादा प्रदेशों को डाला जाता है, गुण संक्रमण में स्वयं की प्रकृति में बहुत कम प्रदेशों को डाला जाता है और जो दूसरी बंध योगी प्रकृतियां हैं उसमें गुण संक्रमण मतलब असंख्य गुणाकार रूप से प्रदेशों को डाला जाता है। तो उद्वलनानुवित गुण संक्रमण में अंतर मुहूर्त में उस पूरी प्रकृति को जीव क्षय कर देता है। ये होता है हमारा उद्वलनानुवित गुण संक्रमण। क्लियर हुआ सा ये वाली चीज आप लोगों को? ये एक बार और बताइए ना। उद्वलना में जो हम स्थितियों को हटा रहे हैं तो हाँ। इन स्थितियों के जो प्रदेश हैं वो दूसरी प्रकृति में कम डाले जाते हैं, स्वयं की प्रकृति में बहुत ज्यादा डाले जाते हैं। तो ऐसा करने में जब पूरी सत्ता खत्म करना है तो इसको कितना समय लग रहा है? पल्योकम का असंख्यात्वाभाव, मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। उद्वलनानुवित गुण संक्रमण में जीव क्या करता है कि जितना स्वयं की प्रकृतियां हैं उस प्रकृति में बहुत कम मात्रा में प्रदेशों को डालता है और जो दूसरी प्रकृतियां उसमें असंख्य गुणाकार रूप से प्रदेशों को डालता है। तो इसमें जब हमको सत्ता खत्म करना है उद्वलनानुवित गुण संक्रमण के द्वारा तो उसको मात्र अंतर मुहूर्त में वो अपनी ही सत्ता को खत्म कर देता है। ये शपथ श्रेणी की जब हम प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि उद्वलनानुवित गुण संक्रमण में कैसे अंतर मुहूर्त में जीव एक एक सत्ता को हटा के और आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, ठीक है। पेज नंबर 72। ये जो आप उद्वलनानुविद गुण संक्रमण जो आप समझा रहे हैं उसको एक आध प्रतीक एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं क्या? कौन सा पेज नंबर 72 वाला कह रहे हैं या ये वाला जो अभी बताया वो वाला? अभी जो आप बताए हैं उसको जैसे किसी अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, एग्जाम्पल से बता देती हूँ। उद्वलना में क्या हुआ कि हमने
1,00,000 प्रदेशों को उठाया। उज्ज्वलना में हमने स्थिति कंडक्ट जो लिया है उसमें 1,00,000 प्रदेश हैं, इनकी एक एक फली को हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा मान लीजिए कि 1,00,000 प्रदेशों में से 1,000 प्रदेश हमने दूसरी जगह ट्रांसफर किए हैं, और जो बाकी के 99,000 प्रदेश हैं वो हमने स्वयं की स्थिति में डाल लिए हैं। अब जब हम दूसरा कंडक्ट लेंगे तो उसके अंदर 10,00,000 प्रदेश रहेंगे। तीसरा, तो उस 10,00,000 में से भी हमने क्या करा कि 1,00,000 प्रदेशों को स्वयं के स्थिति स्थान 1,00,000 प्रदेशों को दूसरे स्थिति स्थानों में डाला और 9,00,000 प्रदेशों को स्वयं के स्थिति स्थानों में डाला। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि प्रदेशों की संख्या नीचे बढ़ती जा रही है। इसको खत्म करने में पल्लियोपम का संख्या का भाग लगेगा। जब उद्वलनानुवित गुण संक्रमण होगा तो 1,00,000 प्रदेशों को जब हमने उठाया तो मात्र 1,000 प्रदेशों को हमने अपने स्वयं की स्थिति में डाला, मतलब नीचे के स्थिति स्थानों में, और 99,000 प्रदेशों को हमने दूसरी प्रकृति में। तो यहाँ पे ये बहुत हल्का हो गया, मतलब बहुत कम प्रदेश स्वयं में आए और दूसरी प्रकृति में 99,000 प्रदेश चले गए। अब जब सेकंड कंडक्ट लेंगे तो इसका सेकंड कंडक्ट सिर्फ 1,00,000 इसका 5,00,000 का ही होगा, छोटा ही होगा, मतलब ज्यादा नहीं है। और उसमें से भी इसने 4.5 लाख प्रदेशों को दूसरी प्रकृति में ट्रांसफर किया और खुद के अंदर मात्र 50,000 प्रदेशों को ही डाला। तो इससे क्या हुआ कि अंतर मुहूर्त में ये वाला पूरा निषेध इसने खत्म कर दिया, मतलब सत्ता को हटा दिया। और जो उद्वलना थी उसमें इस सत्ता में प्रदेशों को बढ़ते 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 बहुत सारा इसका अमाउंट होता जा रहा था। तो इसको हटाने में उसको पल्लियोपम का असंख्याका भाग लगा। तो उद्वलनानुवित गुण संक्रमण से हम अपनी स्थिति को, हमारी जो प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति को जल्दी से पूरा खत्म कर देते हैं अंतर मुहूर्त में। और उद्वलना में हम धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्वयं में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको खत्म करने में पल्लियोपम का असंख्याका भाग लगता है। भाभी एक क्वेश्चन डालना चाहूंगी इसी में। ये जी। जो आप स्वयं में डालना बोल रहे हैं, उद्वलना में तो यही संक्रमण तो यही पढ़े थे कि पर प्रकृति रूप में परिवर्तित कर जाए, दूसरी प्रकृति के रूप में उन प्रदेशों को कन्वर्ट करते हैं, पर स्वयं में डालना तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो जब आप पढ़ेंगे ना, संक्रमण में 3 तरह का संक्रमण बताया है हमने, अपवर्तना संक्रमण, उद्वर्तना संक्रमण और पर प्रकृति संक्रमण। तो बहुत सारी प्रदेश जब होते हैं ना। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि जब 12th गुण स्थान में ज्ञानावण्य का संक्रमण करवाया अपन ने जीव का, तो कौन सी प्रकृति में डलेगा वो? ज्ञानावर्णी का तो उसके खुद ही के सजातीय प्रकृति में ही डलता है ना। तो जैसे एक मिनट भाभी, पहले प्रश्न क्लियर कर लेते हैं, मतलब आप सबका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सजातीय पर प्रकृति में भी कब संक्रमण होता है? जब वो प्रकृति बंध रही हो। हाँ, बध्यमान प्रकृति के रूप में होता है। 12वें गुण स्थान में बद्धिमान होती है क्या कोई भी प्रकृति? नहीं है। तो वहां पे सजाती में आप नहीं डाल सकते। वहां जो भी संक्रमण करवा रहे हैं ना, वो स्वयं का स्वयं में डाल के हो रहा है। अच्छा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या भाभी? अभी तो ये सारी आगे आएगी, वो क्षमायाचना, इसीलिए मैं इसको डीप में नहीं बता रही थी। ये सारे टॉपिक आएंगे आप लोगों को। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए आप लोग कि उद्वलना मतलब हमारा बहुत कम पोर्शन पर प्रकृति में बदल रहा है, और उद्वलना प्लस गुण संक्रमण में बहुत बड़ा पोर्शन हमारा पर प्रकृति में बदल रहा है। इसमें मात्र पल्लियोपम का असंख्या का भाग लगेगा और इसके अंदर मात्र अंतर मुहूर्त लगेगा। मतलब ये समझ ले कि गुण संक्रमण ऐड होने से उद्वलना का प्रोसेस फास्ट हो गया है हमारा। हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी वो अपनी सत्ता को हटा देगी। ओके, कृपा करें। क्लियर हो गया आप सबको ये वाली चीज अभी? बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि अभी क्लासेस बहुत ज्यादा फास्ट हुई ना, तो इतना क्लियर हुआ नहीं है। मैं भाव रखती हूँ कि अभी आपका ये 24 को एग्जाम हो जाए, अगर बीच में कभी अनुकूलता रही तो आप लोग कृपा कराइएगा। मेरी अगर अनुकूलता रही तो भाव रखती हूँ मैं वापस से
वैसे अनु जी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, अगर कभी अनु जी कोई भी करा बहुत नहीं, अनु जी बहुत अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन क्या इतनी क्लासेस रोज की होती है, एक तो पॉसिबल नहीं होता है रोज का क्लास करना। बरोबर, एकदम बरोबर है। आप अपना डाउट लिख लीजिए, आपको जितना हुआ है ना उतना करके अपने डाउट लिखते जाइए। जिस भी दिन अनुकूलता रही 15 दिन में या जितने भी दिन में, मैं भाव रखती हूँ कि एक ही क्लास आप लोगों की देख लेती हूँ मैं। ठीक है, और और डाउट वापस का जब क्लास अभी आंटी क्लास आप लीजिएगा। जी डाउट के कुछ डाउट है हम लोगों के, तो आप लीजिएगा वो क्लास, तो क्या क्लियर हाँ, अच्छा से मिलेगा। मैं बिल्कुल भाव रखती हूँ आप लोगों का। ये एग्जाम के बाद अगर 15-20 दिन में भी रहा वापस डाउट क्लास, तो लेने का भाव है मेरा। अच्छा क्योंकि दीदी वापस जब पढ़ते हैं ना तभी भाव उठते हैं, फिर वो क्या बंद कर देंगे तो सब भाव वापस दब जाते हैं, तो फिर नहीं वो नहीं तो नहीं, क्लियर होना जरूरी है। दीदी हम लोग इतना लंबा पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे ना भी आगे किसी को बताएं, उसको सिखाएं, बिल्कुल। तो हम लोग आप clear ना होगा तो। आपके डाउट लिखते जाइएगा, हाँ आपके मेरे तो डाउट लिखे हुए हैं लिखते दीदी। जाइएगा। और आप सबसे मेरा एक बहुत विशेष निवेदन रहेगा, आपको जितना आता है, जैसा आता है, अगर आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पढ़ाते वक्त अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपको भी ये सामने वाले को भी, तो आप उनसे बोलिएगा कि हम आगे आपको पूछ के बताने का भाव रखते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 1 2 3 जितने आपको मिल जाए उन लोगों को बिठाइए और ये चीजें समझाइए। हाँ हाँ दीदी, भाव तो है हमारा यही कि इसीलिए हम, मेरे क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा रहते हैं, क्यों मैं इसी नहीं भाव से नहीं, पढ़ लूं क्या आगे किसी को पढ़ाऊं, बिल्कुल इसीलिए। नहीं, आप शुरू बट कीजिए। आंटी एक बार हम 72 पेज की टिप्पणी भी कर लें। बिल्कुल करने का भाव है। ये श्री कर्म प्रकृति के अनुसार तीसरे गुण स्थान में सम्यक वेदनी कर्म की सत्ता की भजना है, जिसका कारण यह है कि सम्यक वेदनी कर्म की उद्वलना करने के पश्चात 27 प्राकृतिक सत्ता स्थान वाला जीव तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, परंतु श्री कषाय प्रावृत के अनुसार 27 प्राकृतिक सत्ता स्थान वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता है। अतः श्री कषाय प्रावृत के अनुसार तीसरे गुण स्थान में समकित वेदनी कर्म की सत्ता की नियमा है। देखिए ना, 2 मत चलते हैं हमारे। पहला मत होता है कि जो तीसरा गुण स्थान है उसमें 28 की, 27 की और 24 की सत्ता रहे, मोहिनी कर्म की। तीसरे गुण स्थान में 28, 27 एंड 24, ये 3 सत्ता रहे। 28 की सत्ता का मतलब सारी चीजें उसके पास। 27 की सत्ता का मतलब ये हो गया कि उस जीव ने संकित वेदनी की उद्वलना कर दी पहले गुण स्थान में। अब संकित वेदनी की उद्वलना के बाद भी वो 27 की सत्ता लेके तीसरे में जा रहा है। और तीसरी सत्ता होती है कि कोई जीव A4 का विसंयोजक है, उसने A4 की विसंयोजना कर दी है चौथे गुण स्थान में या 5वें गुण स्थान में या 6ठे गुण स्थान में, और वो गिर करके 24 की सत्ता लेकर के तीसरे गुण स्थान में चला जाए। लेकिन कषाय प्राभृत, जिसके आधार से वर्तमान में हमारा कर्म ग्रंथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अनुसार अगर कोई जीव पहले गुण स्थान में 28 की सत्ता को हटा देता है और वो सत्ता 27 की कर देता है, तो वो मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाता है, मतलब वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो वो जीव कभी भी तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता है। अब वो जब वो जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता है, इसका मतलब वहां पर संकित वेदनी कर्म की सत्ता की नियमा है। आप सत्ता में नियमा भजना पड़े हैं, तो तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की नियमा बताई हुई है? चलिए आप लोगों से ही प्रश्न है, तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की नियमा है? 12 12 की भजना है। नहीं 12 की नहीं, भजना सॉरी सॉरी, 12 की बचना है। हाँ 12 कौन कौन सी है भजना वाली? 12 की बचना, अनंतानुबंधित चतुष्ट 4 आयु 4 विक्रय चौक और अनंत अनुबंधित A4। 4 आयु, अनंतानुबंधी चौक और आहारक चतुष्ट। आहारक चौक। हाँ बरोबर है, आहारक चौक की नियमा नहीं होती है। अनंतानुबंधी की नियमा इसलिए नहीं है कि अभी हमने बताया कि 24 की सत्ता वाला जीव भी कहाँ जा सकता है, तीसरे गुण स्थान में। गुणस्थान में नियमा नहीं है कि अनंतानुबंधी हो ही सही,
और आयु तो हर जीव को कोई एक ही होगी, तो चारों आयु की नियमा नहीं होती है। तो यहाँ 12 प्रकृतियों की क्या है? बजना बजना है। अगर 27 की सत्ता मानते हम, अगर हम 27 की सत्ता मानते तो यहाँ भजना में हम कौन सी प्रकृति को और डाल देते? संकित वेदनी को। लेकिन हमने संकित वेदनी को भजना में नहीं डाला है। इसका मतलब कषाय पाउडम के अनुसार संकित वेदनी की नियमा है, मतलब 28 और 24 की सत्ता वाला जीव ही तीसरे गुण स्थान में हो सकता है। इस टिप्पण का मोटा मोटा मतलब ये बताया हुआ है यहाँ पे। क्लियर हुआ सा ये वाला आपको? ये पॉइंट जो है कषाय प्राकृत से लिया गया है और बाकी के कर्म प्रकृति से लिए गए, ऐसे समझे? हाँ, कर्म प्रकृति के अनुसार सत्ता, मतलब कर्म प्रकृति के अनुसार अगर आपसे पूछा कि तीसरे गुण स्थान में कितने प्रकृतियों की भजना है, तो आपको 13 आंसर देना होगा। और कषाय प्रावृत के अनुसार अगर आपको पूछे कि तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की भजना है, तो आपको 12 आंसर देना होगा। ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला है फिर। नहीं, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि तीसरे गुण स्थान में संकित वेदनी कर्म की नियमा होती है। इसका मतलब वहां पर भजना में सिर्फ 12 प्रकृतियां ही रहेगी। सिर्फ अभी 2 लाइन याद रखना है कि तीसरे गुण स्थान में संकित वेदनी कर्म की नियमा है। और कोई डाउट है सर आपका? एक क्वेश्चन था दीदी कि, कोई एक जीव निद्रा द्वीप का बंध नहीं कर रहा है, क्या वह जीव रति का बंध विच्छेद अवश्य कर चुका है? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया दीदी। एक बार वापस प्रश्न कृपा करा दीजिए कि जो जीव निद्रा कोई द्वीप का बंध एक जीव नहीं निद्रा कर द्वीप रहा का है, बंध नहीं कर रहा है, हाँ, क्या वह जीव रति का बंध विच्छेद अवश्य कर चुका है? ठीक है, एकदम। देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि निद्रा द्वीप का बंध विच्छेद कब होता है, कौन से गुण स्थान में होता है? 11वें में। देखिए, मैंने एक बार वापस निवेदन है, जो प्रश्न पूछा है पहले एक बार वो आंसर दे, आप दूसरे बाद में आंसर कृपा कराइएगा। निद्रा द्वीप का बंध विच्छेद 8वें गुण स्थान के एक संकेतम भाग तक। एकदम बरोबर, 8वें गुण स्थान के एक संकेतम भाग में। अब ये बताइए कि रति का बंध विच्छेद कहाँ होता है? ये 8वें गुण स्थान के अंतिम समय में। हाँ, बरोबर है, तो ये 8वें गुण स्थान का अंतिम समय। अब प्रश्न क्या है कि जो जीव निद्रा का बंध विच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब मित्राग्रह, जो जीव निद्रा का बंध नहीं कर रहा है, क्या वह रति का क्या कर चुका है? बंध विच्छेद अवश्य। तो ये रॉन्ग हो गया ना, ये गलत हो गया, क्योंकि जब अगर मतलब कंपलसरी नहीं है ना कि निद्रा द्वीप का बंद नहीं कर रहा है तो वो रति का बंद विच्छेद कर दे। अभी वो जीव यहीं पे खड़ा है 8वें के बहुसंकेतम भाग में, तो उसको रति का बंद हो रहा है, मतलब ये भजना में है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जिस जीव ने निद्रा का बंद विच्छेद कर दिया है वो रति का बंद कर भी सकता है और बंद विच्छेद कर भी सकता है, भजना आएगी। प्रश्न क्या था, मुझे प्रश्न ध्यान में नहीं है, आप प्रश्न कृपा करिए कि हाँ ना में पूछा था, राइट रॉन्ग में पूछा था, क्या पूछा था आपसे? क्या वह जीव रति का बंध विच्छेद अवश्य कर चुका है? हाँ, तो नहीं कर चुका है। हाँ, समझ में आ नहीं गया। कर चुका, ठीक है सर। हाँ हाँ। आप जब भी प्रश्न सॉल्व करें ना, प्रश्न को 2 पार्ट में विभाजित मतलब उसको डिवाइडेशन कीजिए। पहले पार्ट का आंसर लिखिए, देन दूसरे पार्ट का आंसर लिखिए और मैच करके फिर आपका आंसर लिखिए, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। भी आप ये 39 पेज का बता रहे थे ना, गुणस्थान क्रमांक 12, वो अजघन्य कुछ स्टार्टिंग में। हाँ, संभावना ऐसा है कि 12वें गुण स्थान की जो स्थिति है, अब भी संभावना पूरी ऐसी है कि उसकी स्थिति अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बताई हुई है। तो एक बार आप लोग कर लीजिए, मैं एक बार और आगे पूछ के आपको कंफर्म बताने का या मैसेज डालने का भाव रखती हूँ।
आंटी उसमें एक लाइन भी कट करवाना है, जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति संख्या गुण अधिक है। हाँ, वो पूरा, अगर अजगन्य अनुत्कृष्ट हमने अंतर्महरत बोल दी तो जगन्य और उत्कृष्ट का तो अलग अलग रहेगा ही नहीं वो, तो वो लाइन ऑटोमेटिक में एक बार कंफर्म अनुजी पूछ के प्रभा जी से बात करके मैं आपको बताने का भाव रखती हूँ। जी आंटी। तो ये अजघन्य और अनुत्कृष्ट क्या होता है? फिक्स, हम बोलते हैं ना कि सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों की जो स्थिति होती है वो अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम, मतलब एक समय कम भी नहीं और एक समय ज्यादा भी नहीं, जो एकदम एग्जैक्ट फिक्स होती है उसको अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बोला जाता है। और कोई डाउट है सर आपका? मैडम ये सैंपल पेपर भेजेंगे मैडम आप? सैंपल पेपर अभी वर्तमान में एग्जाम के पहले तो भेजने का भाव नहीं है। आपकी ये एग्जाम, मतलब ये एग्जाम एक्चुअली टेस्ट ही है आपका, फाइनल एग्जाम से पहले भेजने का भाव रखते हैं हम आपको। जी जी मैम, थैंक यू। भाभी अगर सबके क्वेश्चन हो गए हो तो मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। जैसे अधिकतर ये आया कि जहाँ जहाँ कषाय का उदय वहां वहां कषाय का बंद होता है, तो कब छूटे, मतलब किस तरीके से फिर छूटेगा जीव जब कषाय के उदय में वापस उसी का बंद कर रहा है, अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, तो फिर जीव छूटेगा कैसे? आपका गुण स्थान जैसे ही आगे बढ़ा, अगर आपके भावों के और परिणामों में विशुद्धि आई, आप पहले से चौथे में आ गए, तो आपने अनंतानुबंधी का ऑटोमेटिक बंध विच्छेद भी कर दिया और उदय विच्छेद भी कर दिया, परिणामों में और ज्यादा विशुद्धि आ गई। आप अगर कोई भी जीव पहले से डायरेक्ट पांचवे में आया, मतलब उसने अनंतानुबंधी का बंध विच्छेद भी कर दिया, उदय विच्छेद भी कर दिया, अप्रत्येक का बंध और उदय विच्छेद ऑटोमेटिक हो गया उसका, देन वापस आपकी विशुद्धि और बढ़ गई और आप डायरेक्ट पहले से सातवें में आ गए, तो आप अप्रत्येखानावरण, अनंतानुबंधी और प्रत्येखानावरण तीनों का बंध और उदय विच्छेद कर देंगे। फिर भावों की विशुद्धि बढ़ी, आपने श्रेणी का आरोहण शुरू कर दिया, तो जब आप 11वें गुण स्थान में पहुंचे तो आपकी सारी चीजें बंद भी और उदय भी खत्म, लेकिन अभी वो उपशम है, मतलब दबा हुआ है, वापस नीचे आए और अगले भाव में अगर आपके वापस परिणाम विशुद्ध हुआ, आपका शुक्ल पाक्षिक पन्ना पूरा हुआ और आप शपथ श्रेणी आरोहण करें, तो आपका पूरा क्षय होके और आप 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। दीदी एक क्वेश्चन था कि दूसरे, हाँ आप बता दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए, हो गया क्या? कुल मिला के हमको पढ़ाई के साथ हमारी विशुद्धि को, हमारे भावों को एकदम शुद्ध करने का भाव रखना है। छोटी छोटी चीजों पे जो हमारे कषाय होते हैं, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, उनसे बचने की हम कोशिश करें। कोशिश करें कि हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन को, अपने आप को, हमारी आत्मा को कैसे हल्का करें, तो इस पढ़ाई का हमारे साथ बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हम धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं उन चीजों का अनुभव होने लग जाएगा। मैडम मैंने क्रोध मान माया तो छोड़ दिया, लोभ लोभ नहीं छूट रहा है अभी, तीन तो छोड़ दिया मैंने, क्रोध मान माया। लोभ तो भैया हमारा 10वें गुण स्थान तक भी नहीं छूटता है, मतलब बंद रुक गया, सब कुछ रुक गया, उसके बाद भी 10वें गुण स्थान में लोभ का, सूक्ष्म लोभ है लेकिन लोभ का उदय रहेगा, लेकिन हारना नहीं है। जब हम क्रोध मान माया छोड़े ना, तो लोभ ऑटोमेटिक हमारा, हम आगे बढ़ जाएंगे और छूट जाएगा। अच्छा, जैसे क्रोध मान माया छूट गया, मतलब अपन 8 गुण स्थान का मतलब पहुंच गए हैं, ऐसा हो गया ना, पर वो तो फिर सही है, तब अगर हमने देखिए वर्तमान में हमारा जीव, मतलब हम कोई भी हाँ जीव वर्तमान में हम सक्षम या शपथ दोनों श्रेणी नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है कि हमारा क्रोध कम हुआ है, मान कम हुआ है, माया कम हुआ, लोभ कम हुआ, लेकिन वो कम ही हुआ है, वो छूटा नहीं है अभी। ये तो बस सही बात। उसका कहते हैं एक लेवल है, वो कम हो गया है, वो छूटा नहीं है अभी भी। दीदी एक क्वेश्चन था कि दूसरे गुण स्थान में काल करके जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता है ना, दूसरे गुण स्थान, तो फिर वो कौन से, कहाँ पे, कौन सी गति में उत्पन्न होता है?
वो मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकता है, तिर्यंश गति में उत्पन्न हो सकता है और देव गति में उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ नरकानुपूर्वी का अनुदय है, मतलब नरक में नहीं जा सकता है, बाकी वो तीनों जगह जा सकता है काल में। इसका कोई खास कारण है क्या दीदी? कोई क्या विशेष पर्पज तो है? नहीं, बस ऐसा नरकानुपूर्वी का उदय नहीं बताया है। मतलब जब दूसरा गुण स्थान है, एक खाली समझने के लिए, ये एक्चुअली कारण है या नहीं है नहीं पता, खाली समझने के लिए कि नरक में जाने के लिए जीव के परिणाम बड़े खराब होते हैं। और दूसरा गुण स्थान तो हमारा फिर हम जब प्रथम उपशम या द्वितीय उपशम से गिरते हैं, विशुद्धि में होते तब मिलता है, तो उस विशुद्धि में जीव काल करके नरक में नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरे गुण स्थान में नरकानुपूर्वी का अनुदय बोला। हाँ ठीक है, क्लियर। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जैसे अनाहरक नहीं हुआ इसलिए वो नरक, मतलब नरकानुपूर्वी का उदय नहीं हुआ, नरक में तो जा सकता है लेकिन ऋजु गति से जा सकता है, ऐसा? दूसरे गुण स्थान में कोई भी जीव काल करके नरक में नहीं जा सकता है, ऐसा एकदम क्लियर है। अच्छा, नहीं लेकिन नरकानुपूर्वी का तो उदय मतलब में काल करके नरक में जाए, या जीव चौथे गुण स्थान में काल करके नरक में जाए। दूसरे गुण स्थान में काल करने वाला नरक में नहीं जाता है। वो तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अच्छी बोला कि नरकानुपूर्वी का उदय तो मतलब कि अनाहरक अवस्था में होता है ना, अनुपूर्वी नामकरण का उदय तो उसकी अपेक्षा से मतलब कि यदि चलिए ये भी आगे का विषय है, पर इन शॉर्ट में आपको यहाँ बता देती हूँ। कर्म ग्रंथ मानता है कि जीव को या तो शायिक संकित आ जाए तो ही वो नरक में जा सकता है, चौथे गुण स्थान में काल करके। सिर्फ शायिक संकित लेके, शयोपशम संकित लेके कोई भी जीव नरक में नहीं जा सकता है। या फिर जीव मिथ्यात्व में हो तो वो नरक में जा सकता है, बीच की कोई भी अवस्था में जीव नरक में नहीं जा सकता। तो दूसरे स्थान में काल करके नरक में जाना तो यूं भी पॉसिबल नहीं है। मैडम आपने जो बताया ना, क्रोध मान माया कम होता है, हटता नहीं, तो उसमें केवल संज्वलन वाली स्थिति आ गई क्या? फिर ये कौन सी स्थिति होती है? भैया देखिए ना, हम एकदम सही मतलब एकदम पक्का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे कषाय जहां भी कम हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर हम भावों से उस समय, हो सकता है कि हमारा संतुलन वाला स्थिति आ जाए, लेकिन जहां पर वापस आपका लोभ, क्योंकि वो पैराग्राफ मतलब हमारा पैरामीटर चारों का चलता है, ऐसा नहीं कि हमने क्रोध कम कर दिया और लोभ बढ़ा हुआ है या मान माया बढ़ी हुई है तो हम आगे पहुंचेंगे। हमको चारों को कम करना होता है तो ही हम आगे निकल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आंटी दीदी कोई अपना नंबर दीजिए ना, कोई डाउट होगा तो आपको मैसेज कर देंगे, कृपा कराएंगे। मेरा नंबर एक बार आप ग्रुप में कृपा करा दीजिएगा। एक आप में से एक कोई का प्रश्न था वो बाकी रह गया, वो कृपा करा दीजिए एक बार। अच्छा दीदी, मैं पूछ रही थी पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? नहीं ऑफलाइन ही है। आप लोगों के सेंटर जो बने हुए हैं, आप लोगों के जो भी एग्जामिनर्स हैं, संभावना उन तक पेपर पहुंच गए हैं और आपका ऑफलाइन ही एग्जाम है। ठीक है दीदी, टेक्स्ट बुक का नहीं पहुंचा, आज पता किया था हमने जी। टाइम क्या रहेगा? टाइम संभावना 1 से 4 आपका, मतलब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, पर संभावना पूरा 1 से 4 वाला ही रहेगा। तो वापस जब जून में एग्जाम होंगे तो यही दो बुक की एग्जाम ही होंगे ना? आपका देखिए जून नहीं, संभावना आपका जुलाई, हाँ जून का फर्स्ट वीक है संभावित, नहीं आपका 9 अगस्त आ चुका है एग्जाम डेट। 10 अगस्त 10 अगस्त 9 अगस्त मुझे ध्यान में है, 9 अगस्त आया है। उसमें आपकी ये दोनों बुक के अलावा अध्याय 1 से लेकर के 23 तक का भी आपका कोर्स आएगा। उसका पोर्शन कितना रहेगा वो मैं बताने का भाव रखती हूँ। पोर्शन मतलब उसके मार्किंग नंबर कितने रहेंगे वो बताने का भाव है, लेकिन आपका जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें 1 से लेके 29 प्लस गुणस्थान स्वरूप और ये वाला लगभग आपका 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का संभावना पूरा है, 1 से लेके आपका 23 तक का रहेगा। अच्छा, बहुत हो जाएगा ना। पुराना भूल गए तो आगे वापस बहुत सारा प्रॉब्लम आना है, इसलिए पुराना हमारा रिवीजन चलता रहना चाहिए। नहीं पोर्शन बहुत हो जाएगा ना। आगे कौन सा कोर्स रहेगा?
देखिए उनकी एग्जाम तो आप दे चुके हैं तो कोई बाधा नहीं है, वो तो आप जब ये कर रहे हैं तो पीछे का ऑटोमेटिक आपका रिवीजन होता जा रहा है। तो कोशिश कीजिए, जैसे आप ये पढ़ते हैं तो प्रकृति पढ़ते हैं तो ये निकाल लीजिए कि बंद ये जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी है, पुण्य है, पाप है, घाती है, अघाती है। तो आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा और प्रकृतियों की परिभाषा देख लीजिए एक प्रकृति को पढ़ते वक्त, तो आपका पुराना सारा रिवीजन होता जाएगा। जय जिनेंद्र डिप्लोमा सर, के बाद मार्क्स क्या को कोर्स रहेगा? जी डिप्लोमा के बाद क्या कोर्स रहेगा? पहले डिप्लोमा अच्छे से कृपा कराइए, फिर आगे बताने का भाव रखते हैं हम। दीदी ये अभी कितने साल का कोर्स बाकी है अभी ये वाला? 1.5 साल का? देखिए मैं लगभग 9 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि कितने साल का बाकी है। दीदी एक बार ब्रेक चाहिए अब बीच में 1-1.5 साल ये कंप्लीट करके, तो हम लोग लगेगा एक पार्ट कंप्लीट किए। नहीं बिल्कुल, आपका ये एक प्रवेश ग्रंथ ब्रेक पूरा नहीं हो चाहिए, गया, ब्रेक नहीं। एक ब्रेक हो गया है, एक आपका कोर्स हो गया, एक डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट बन गया है कि हाँ हाँ आपने डिप्लोमा कर लिया है। ये 24 तारीख वाले एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे क्या आगे? भाव रखते हैं क्योंकि 24 के एग्जाम देने वाले जिनको भी हैं उनके कुछ नंबर तो प्लस करने का भाव ही रहेगा। तो इसकी तैयारी दीदी इस बार तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई है क्योंकि है ना क्वेश्चन के पैटर्न नहीं आया ना हम लोगों को, तो समझने में बहुत दिक्कत होगा। क्वेश्चन के पैटर्न नॉर्मली होता है कि चूज द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ परिभाषाएं होती है, कुछ प्रश्न होते हैं जो संख्या में उत्तर देने का होता है, कुछ प्रश्न होते हैं जो इन शॉर्ट होते हैं कि आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, कोई छोटे प्रश्न होते हैं, कोई बड़े प्रश्न होते हैं, लगभग कुछ प्रश्न होते हैं कि एक भाव में क्रम से हम क्या ये चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में, क्वेश्चन पेपर का कोई नया भाव आने का नहीं है, रहेगा वही जो हमने पढ़ा है और उसी में से आएगा। ठीक है। एक वो डाउट और रह गया, वो आप बोल दीजिए तो मैं उसको भी क्लियर करके फिर अपना क्लास कंप्लीट करने का भाव रखती हूँ। कोई पूछे थे ना कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मार्क्स के लिए पूछ रहे थे कि ऐड होंगे या नहीं, यही पूछ रहे थे। नहीं वो तो बता दिया कि नंबर तो संभावना जैसा भी रहा बताने का भाव रखते हैं, संभावना होनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था वो अनाहरक आहारक वाला, वो हो गया क्लियर, दूसरों ने पूछ लिया तो मेरा क्लियर हो गया वो। ठीक है तो और कोई डाउट नहीं है, आज क्लास इतना ही रखें अपन। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था कि त्रस मतलब हलन चलन हुआ ना, तो वो तो काया से रिलेटेड है, तो उसका तो बंध विषय तो 14वें गुण, उदय विषय तो 13वें गुण 14वें में होना चाहिए ना, 14वें में कैसे हुआ? तो क्योंकि शरीर का तो काया का तो बंध उदय विषय 13वें में ही हो जाता है। देखिए त्रस हमारी जीव विपाकनी है या पुद्गल विपाकनी है तो जीव विपाकनी, लेकिन हम लोग हलन चलन तो तो बोलते हैं ना कि त्रस काय है, जो हिलते चल मतलब शरीर पांव से जो चलते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो हमारी आत्मा है ना, वो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक शरीर में है या नहीं है? शरीर में ही है। उस समय हम क्या है? त्रस है या बादल? जी उस समय हम त्रस है या नहीं है? तो उस समय तो काया की तो हलन चलन नहीं हो रहा है ना 14वें में। हलन चलन ना वो। अच्छा आप ये बताइए, आप जब योगा प्राणायाम या वो कहते हैं ना कि एकदम स्टेबल होकर के सो जाते हैं, या आपको किसी ने वो दे दिया शून्य का इंजेक्शन, तो क्या आप त्रस नहीं रहेंगे? नहीं उस समय तो लगे सेम उसको ऐसा समझ लीजिए कि जब हमारे कैसे समझना उसको? हम त्रस है और हमारे प्राण जब तक है हम त्रस ही कहलाएंगे। जैसे कोमा में आ गए तो त्रस ही गलाए, कोमा में त्रस ही गलाएगा वो भी। वही ना, आपका हलन चलन बंद हो गया इसका मतलब आप त्रस नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है।
आप तरस ही रहेंगे। अच्छा ठीक है जी 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 ठीक है। जिनाज्ञा व्यक्त पूछता हो तो उसके लिए क्षमा याचना बारंबार। जय जिनेंद्र आप सर। सब जय जय जिनेंद्र। सभी को धन्यवाद एग्जाम सर। के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत आभार। बहुत अच्छा समझाया मैडम, बहुत 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 अच्छा बहुत समझाया। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत जय बहुत जिनेंद्र सर। सेटिस्फेक्शन मिला। जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत आभार।